फ्रेंड्स, अपनी आज की इस क्लास से हम लोग समुद्र विज्ञान को स्टार्ट कर रहे हैं यानी ओशियनोग्राफी। अब देखिए, ओशियनोग्राफी को डिटेल में कवर करने के लिए हम लोग दो सोर्सेज का उपयोग करेंगे। एक तो मैं आपको जो इग्नू के नोट्स हैं उसको पढ़ाऊंगा और इसके साथ ही जो आपकी सविंद्र सिंह जी की बुक में कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के दो सोर्सेज से आपका समुद्र विज्ञान तैयार हो जाएगा। देखिए, आज का लेक्चर जो है ये कुछ बेसिक बातों पर आधारित है, जैसे कि जो महासागर है पृथ्वी पर टोटल जो जल है उसमें से 97% जल कहाँ पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। तो चलिए इस तरह के कुछ फैक्ट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जल जो है पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रचुरता में पाया जाता है, सबसे अधिकता में है, लेकिन वो अलग बात है कि जो खारा जल है वो ज्यादा मात्रा में है, जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर जल संकट दिखाई दे रहा है। तो पृथ्वी की सतह का लगभग जो 70% भाग है वो जल के द्वारा आच्छादित है, यानी हमारी पृथ्वी का जो टोटल एरिया है उसमें से 70% क्षेत्र के ऊपर पानी है। लगभग 1.4 अरब घन किलोमीटर जल जो है अलग अलग रूपों में पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है। पृथ्वी की सतह को आच्छादित करने वाले जल में से 97.5% जल कहाँ है? महासागरों में, यानी कि 97.5% जो पृथ्वी के ऊपर टोटल जल है उसका 97.5% जो है वो महासागरों में है। जाहिर सी बात है ये खारा पानी है और केवल 2.5% पानी ऐसा है जो हिमनद के रूप में, भूमिगत जल के रूप में, ताल के रूप में और नदियों के रूप में उपलब्ध है। यानी कि जो मीठा जल है, जो मनुष्य के लिए उपयोगी जल है, वो मात्रा में कम पाया जाता है। मीठे जल में से भी 68.7% जो है बर्फ और स्थायी हिम के रूप में ध्रुवीय और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी कि जो मीठे जल का सोर्स है उसमें से भी 68.7% जो है ध्रुवीय और पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है। 29.9% जो मीठा जल है वो भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। यानी कि जो हमारा भूमिगत जल है जो पृथ्वी के अंदर है वो टोटल जो हमारी पृथ्वी के ऊपर मीठा जल है उसका केवल 30% के आसपास है। तो पहले तो जो मीठा जल है वही कम है और पूरा जो मीठा जल है वो भी भूमिगत जल के रूप में नहीं है, इसका भी केवल 30% ही है जो भूमि के अंदर पाया जाता है, बाकी जो है बर्फ वगैरह के रूप में है। और शेष जो है 0.26% मीठा जल सिर्फ वही जल है जो पहुंच के योग्य है। इसमें नदी, तालाब, जलाशय वगैरह शामिल हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर से बताया गया है कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं डार्क ब्लू कलर, ये क्या है? ये ओशियन वाला वाटर है। और जो रेड कलर से दिखाया गया है ये फ्रेश वाटर है। तो 2.5% पृथ्वी के ऊपर केवल फ्रेश वाटर है। इस फ्रेश वाटर में से भी आपका जो ग्लेशियर और स्नो कवर के रूप में मिलता है वो 68.7% है, ग्राउंड वाटर के रूप में 29.9% है और फाइनली 0.26% ऐसा है जो रिवर में या फिर लेक में या रिजर्वायर में आपको उपलब्ध होता है। तो देखिए, जल मंडल अन्य मंडलों पर भी व्याप्त है और चारों मंडलों में से सबसे कम स्पष्ट है। यह स्थल मंडल के सभी 3 रूपों में पाया जाता है, अर्थात द्रव जो है जल, ठोस, बर्फ और जलवाष्प सभी रूपों में मिलता है। यानी कि ये देखिए द्रवित भी अवस्था में है, ठोस अवस्था में भी है और जलवाष्प के रूप में भी है। इसी प्रकार जल वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में और साथ ही मेघ में जल और हिम क्रिस्टलों के रूप में पाया जाता है। जल जीव मंडल में उपस्थित सभी सजीवों का एक प्रमुख संगठक है, यानी जितने भी जीव मंडल के जीवित प्राणी हैं सभी के लिए जल आवश्यक है। और जीवों में 60% से लेकर 95% तक पानी होता है। यानी कि हमारी बॉडी का, जैसे मनुष्य की जो बॉडी है उसका ज्यादातर जो हिस्सा है वो पानी से मिलकर के बना है। यहाँ पर एक टॉपिक आता है जल चक्र। तो ये जो हम लोग वाटर साइकिल या जल चक्र है इसको हम लोग बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी में देखते हैं, ये वहीं से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग इसको टाइम नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाया गया है जिसको हम लोग समझेंगे। देखिए, बात ये उठाई गई कि जो इवेपोरेशन है वो कहाँ ज्यादा होता है? महासागरों में। यानी महासागरों में क्या होता है? वाष्पीकरण ज्यादा होता है। जबकि वर्षा ज्यादा कहाँ होती है? महाद्वीपों के ऊपर। तो महाद्वीपों पे आपको क्या मिलेगी? वर्षा की ज्यादा मात्रा मिलेगी, जबकि वाष्पीकरण कहाँ मिलेगा? महासागरों में। फिर भी ऐसा क्यों नहीं होता है कि महाद्वीपों पर जल बढ़ जाए और महासागरों में कम हो जाए? तो इसका बहुत ही सिंपल सा कारण है कि जो वाटर फ्लो की डायरेक्शन है
वो महाद्वीप से महासागर की ओर होती है, यानी कि जो महाद्वीप के ऊपर पानी बरसता है वो फ्लो करता हुआ नदियों वगैरह के माध्यम से कहाँ पहुंच जाता है, अलग अलग माध्यम से। जो ग्राउंड वाटर है वो भी आपका ओशियन में चला जाता है, जो रिवर के माध्यम से वाटर होता है वो भी ओशियन में चला जाता है। यानी सारा पानी जो महाद्वीपों के ऊपर बरसता है उसमें से अधिकतर हिस्सा वापस महासागरों में चला जाता है। अब देखिए महासागरों की कुछ और बातें करते हैं। तो विश्व के महासागरों को पारंपरिक रूप से 4 विशाल बेसिन प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागरों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा और सबसे बड़ा है, जो लगभग अन्य तीनों को मिलाने के बराबर है, यानी कि बाकी तीनों को मिला दें इतना बड़ा प्रशांत महासागर है। अटलांटिक महासागर हिंद महासागर से थोड़ा बड़ा है, लेकिन दोनों की गहराई जो है लगभग समान है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है और चारों महासागरों में सबसे कम गहरा है। इन महासागरों के संदर्भ में दिलचस्प तथ्य ये है कि ये परस्पर जुड़े हैं और इनके बीच में कोई सीमा नहीं है। जितने भी महासागर हैं आपस में जुड़े हुए हैं। इन प्रमुख महासागरों के अतिरिक्त अन्य जलाशयों में सागर है, खाड़ियां हैं, उपसागर हैं, ये भी हैं। यानी 4 तो हम लोगों के महासागर हो गए विशाल, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। इसके अलावा फिर कुछ खाड़ियां, उपसागर वगैरह भी मिल जाते हैं। तो अब देखिए हम लोग एक एक करके जो भी महासागर हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। ये जो हमारा मैप है इसके ऊपर यहाँ पे आपको आर्कटिक ओशियन दिख रहा है, ये आपको पैसिफिक ओशियन दिखाई दे रहा है नॉर्थ साउथ। इसी तरह से यहाँ पर आपको अटलांटिक ओशियन दिखाई दे रहा है नॉर्थ और साउथ, और ये आपको हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन दिखाई दे रहा है। अब ये जितने भी हमारे महासागर हैं इनके बारे में हम लोग कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं जो आपको मैपिंग में भी हेल्प करेंगी। अब देखिए इनका जो तल है उसके बारे में तो हम लोग डिटेल में देखेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ सामान्य बातें पहले देखेंगे। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है जो भूमंडल के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग को आच्छादित करता है, यानी कि पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ये उत्तर में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त से दक्षिण में दक्षिण ध्रुवीय वृत्त से कुछ डिग्री आगे तक विस्तारित है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक चौड़ा है। यानी प्रशांत महासागर की चौड़ाई कहां पर सबसे ज्यादा है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। इसकी जो सबसे अधिक चौड़ाई है वो आपको मिलेगी पनामा, जलडमरू मध्य और मलाया प्रायद्वीप के बीच में। देखिए मलाया प्रायद्वीप या मलय प्रायद्वीप क्या है? मलय प्रायद्वीप के अंतर्गत आपका जो म्यांमार का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, थाईलैंड का जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, इसके साथ ही प्रायद्वीपीय मलेशिया और सिंगापुर शामिल है। यानी इन सभी हिस्सों को मिला करके मलय प्रायद्वीप कहते हैं। महासागर के पश्चिमी भाग में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं जिसे प्रशांत अग्निवलय कहा जाता है। इसको जब हम लोग वोल्केनो का चैप्टर पढ़ रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी में तो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। यह बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा आर्कटिक महासागर तथा मैगलन जलडमरू मध्य पनामा नहर और ड्रेक गलियारे द्वारा अटलांटिक महासागर से संयोजित होता है। तो देखिए 2 बातें कही गई हैं। अब यहां पर मैं आपको मैप भी इसका दिखाऊंगा। तो एक तो बेरिंग जलडमरू मध्य क्या कर रहा है? प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ रहा है। अगर एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसके साथ ही फिर जो मैगलन जलडमरू मध्य है, पनामा नहर है और ड्रेक गलियारा है, ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ते हैं। तो दूसरा एमसीक्यू क्या हो गया कि मैगलन जलडमरू मध्य, पनामा नहर और जो ड्रेक गलियारा है ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ते हैं। तो चलिए इसको जरा मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूं। देखिए ये क्या है? ये आपकी स्ट्रेट ऑफ मैगलन है। ये क्या कर रही है? आपका जो प्रशांत महासागर है इसको आपके अंटार्कटिक से जोड़ रही है। इसके बाद फिर आपका क्या आ जाता है? पनामा कैनाल। ये क्या करती है? ये भी आपके प्रशांत महासागर को अटलांटिक से जोड़ती है। इसके बाद क्या आ जाता है? ड्रेक पैसेज। ये भी वही काम करता है। इधर आपका जो पैसिफिक ओशियन है उसको अटलांटिक ओशियन से ये ड्रेक पैसेज जोड़ता है। तो ये तीनों चीजें आपने मैप में देख ली हैं, ये आपको याद होना चाहिए। पनामा कैनाल, इसके साथ ही आपकी स्ट्रेट ऑफ मैगलन जो यहाँ पर है, और अंतिम रूप से आपका ड्रेक पैसेज जो यहाँ पर है, क्योंकि मैप में ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके बाद देखिए हम लोगों ने बात की थी बेरिंग स्ट्रेट की।
तो ये आपकी बेरिंग स्ट्रेट है। यहाँ पर देखिए नीचे क्या है, पैसिफिक ओशियन है, ऊपर क्या है, अटलांटिक ओशियन है। और इन दोनों को कौन जोड़ रही है, बेरिंग स्ट्रेट जो है इन दोनों को जोड़ रही है। तो ये आपकी मैपिंग वर्क हो गया, जिसमें हम लोगों ने प्रशांत महासागर को अलग अलग महासागरों से जोड़ने वाले जो पैसेज हैं, जो स्ट्रेट हैं, उनको डिस्कस किया। देखिए जो हमारा प्रशांत महासागर है ये हिंद महासागर से कैसे जुड़ा है, मलाया द्वीप समूह द्वारा, और ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से होकर के गुजरता है। इसमें अनेक द्वीप हैं, जैसे न्यूजीलैंड है, जापान है, मलाया है, ये सब प्रशांत महासागर के हिस्से हैं। इसमें फिर कुछ जो बहुत ही बड़ी बड़ी नदियां हैं उनका जल भी आकर के मिलता है। अब देखिए बात करेंगे अटलांटिक महासागर की। तो अटलांटिक महासागर क्षेत्र में प्रशांत महासागर से आधे से भी थोड़ा कम है, यानी कि अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर की तुलना में काफी छोटा है। ये महासागर अपेक्षाकृत सकरा और अंग्रेजी अक्षर एस के जैसा दिखता है, तो जैसे एस जैसा ये आपको दिखाई देगा अटलांटिक महासागर, और लगभग दो समानांतर महाद्वीपीय खंडों के बीच स्थित है। तो दोनों तरफ इसके कह लीजिए महाद्वीपीय खंड है, जिसके बीच में आपको अटलांटिक महासागर दिखाई देता है। यह पृथ्वी की कुल सतह क्षेत्रफल के लगभग 21% भाग को घेरे है। महासागर का उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग प्रशांत महासागर जितना ही है, यानी कि देखिए उत्तर दक्षिण दिशा में जो अटलांटिक महासागर फैला है लगभग उतने ही क्षेत्र में फैला है जितने में प्रशांत महासागर फैला है। लेकिन पूर्व से पश्चिम में इसका विस्तार कम है। प्रशांत महासागर पूर्व से पश्चिम में भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन हमारा जो अटलांटिक महासागर है ये पूर्व से पश्चिम में कम फैला हुआ है। इस महासागर में पृथ्वी के अधिकांश छिछले सागर जैसे कैरिबियन है, भूमध्य सागर है, बाल्टिक है, काला है, उत्तरी सागर है और मैक्सिको की खाड़ी है, ये सभी आ जाते हैं। अब देखिए इसके लिए मैं आपको ये जो मैप है वो प्रोवाइड करूंगा, तो मैप के ऊपर आप इनको अपने आप लोकेट करिए सभी सागरों को। लेकिन इसमें प्रशांत महासागर की अपेक्षा द्वीप कम है, क्योंकि अटलांटिक के दोनों तरफ के महाद्वीपों की ढाल इसकी ओर है, अतः इसमें विश्व की कुछ प्रमुख नदियों से जल आता है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है सबसे बड़ा है। तो महाद्वीपों के जो ढाल हैं, क्योंकि वो अटलांटिक महासागर की तरफ हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा पानी आता है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है बहुत ज्यादा बड़ा है। इसमें मिलने वाली कुछ प्रमुख नदियां जैसे सेंट लॉरेंस हो गई, मिसिसिपी हो गई, ओरिनोको हो गई, अमेजोन हो गई, रियो डी प्लाटा हो गई, फिर कॉन्गो, नाइजर, लाइरे, और भी इस तरह से कई सारी नदियां हैं जो इसमें आकर के मिलती हैं। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई लगभग 3300 मीटर है। महासागर का सबसे गहरा स्थल 8376 मीटर जो प्योर्टो रिको गर्त में स्थित है। मध्य अटलांटिक कटक, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, मध्य अटलांटिक कटक के बारे में, जो इस महासागर क्षेत्र के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। अटलांटिक महासागर को दो बड़े बेसिनों में पृथक करता है। तो प्लेट टेक्टोनिक में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा कि इसका जो तलीय उच्चावच है, यानी कि इसका जो तल की अलग अलग भू आकृतियां हैं, उसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। देखिए आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर पृथ्वी के लगभग 14% क्षेत्र को घेरे हुए है और अटलांटिक महासागर से क्षेत्रफल में छोटा है। ये विश्व के 3 प्रमुख महासागरों में सबसे छोटा, वैज्ञानिक रूप से सबसे तरुण और भौतिक रूप से सबसे जटिल महासागर है। तो ये 3 तरफ से अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के विशाल महाद्वीपीय खंडों से घिरा हुआ है। एक तरफ अफ्रीका है, दूसरी तरफ एशिया है और तीसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है। और इसके क्षेत्रफल का 9/10 भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, यानी कि हमारा जो हिंद महासागर है इसका 9/10 भाग कहाँ आपको मिलेगा, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, और केवल 1/10 भाग जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में आपको मिलेगा। इस महासागर के किनारों पर स्थित देशों में उत्तर में जैसे पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश हैं, फिर मलाया प्रायद्वीप, इंडोनेशिया के सुंडा द्वीप और ऑस्ट्रेलिया इसके पूर्व में है, और दक्षिण में अंटार्कटिका और पश्चिम में अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप हैं। तो ये तो देखिए बहुत ही बेसिक लेवल की बातें हो गई हैं ऑप्शनल के हिसाब से। दक्षिण पश्चिम में यह अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग से अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से जुड़ा है तथा पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में यह प्रशांत महासागर से मिल जाता है। तो दक्षिण पश्चिम में यह अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग से अफ्रीका का जो दक्षिणी सिरा है उसके माध्यम से जुड़ा है, और पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में यह आपको प्रशांत महासागर से मिलता दिखाई देगा। हिंद महासागर की जो दक्षिणी सीमा है वो स्पष्ट नहीं है। इस महासागर की औसत गहराई 3900 मीटर है और सबसे गहरा स्थल जावा की गर्त है, यानी कि जो जावा गर्त है वो इसका सबसे गहरा स्थल है।
जिसकी गहराई समुद्र तल से 7,450 मीटर है। अटलांटिक महासागर की तुलना में इस महासागर में कम नदियां मिलती हैं। कुछ प्रमुख नदियां जो हिंद महासागर में मिलती हैं उसमें जाम्बेजी हो गई, शटल अरब हो गई, सिंधु हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इरावती हो गई। ये सारी नदियां हिंद महासागर में मिलती हैं। सागर जल की लवणता 32 से 37 भाग प्रति हजार है। हिंद महासागर का बड़ा भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है, जिसके कारण इसके सतह का तापमान अन्य महासागरों से सर्वाधिक होता है। तो क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो जाहिर सी बात है सतह का तापमान ज्यादा होगा। अब बात करते हैं अंतिम रूप से आर्कटिक महासागर की। तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है जो सभी तरफ से महाद्वीपों से घिरा हुआ है और लगभग गोलाकार है। ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से क्रमशः बैफिन की खाड़ी और बेरिंग सागर द्वारा जुड़ा है। तो देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी बेरिंग सागर के द्वारा किस तरह से प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर जुड़े हैं इसको देख लिया है। अभी हम लोग बैफिन की खाड़ी को भी डिस्कस करेंगे। आर्कटिक महासागर का तल 3 अंतःसागरीय कटकों द्वारा विभाजित है, जो एल्पा कटक, लोमोनसोव कटक और आर्कटिक मध्य महासागरीय कटक हैं। आर्कटिक महासागर वर्ष के अधिकांश समय जमा हुआ रहता है और इसे हिमशीतित महासागर भी कहते हैं। यद्यपि 1980 से गर्मियों में बर्फ की मात्रा काफी कम हो जाती है। हिमशीतित स्थितियों के कारण ध्वनि तकनीक की सहायता से इस महासागर का अन्वेषण कठिन है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, तो ध्वनि तकनीक से इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं पता चल पाती है। फिर भी देखिए जो नवीन टेक्नोलॉजीज हैं उनसे हेल्प मिली है आर्कटिक महासागर के तल को समझने में। तो देखिए हम लोग बैफिन बे के बारे में बात कर रहे थे। ये आपकी बैफिन बे है जो आपके अटलांटिक ओशियन को आर्कटिक ओशियन से जोड़ती है।